गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो कल की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोगों ने बात की थी टिश्यू क्या होता है। तो हम लोग कल पढ़ रहे थे व्हाट इज टिश्यू, ऊतक क्या है। तो कल हम लोगों ने बात की थी कि ऊतक दरअसल कोशिकाओं का समूह है। इट्स अ ग्रुप ऑफ द सेल्स। तो जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ जाएं तो वो ऊतक बना लेती हैं। हमें ऊतक वाले इस चैप्टर में ऊतकों को पढ़ना था कि पौधों में कौन कौन से ऊतक होते हैं, प्लांट टिश्यू कौन कौन से होते हैं और एनिमल टिश्यू कौन कौन से होते हैं। तो कल हम लोग प्लांट टिश्यू का एक चार्ट बनाए थे। हम जल्दी से पहले उसको रिकॉल कर लेते हैं। हमारी हेडिंग जो थी वो थी पादप ऊतक। तो हम लोग पढ़ रहे थे कल की क्लास में कि आखिर ये प्लांट टिश्यू क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है। तो इस संबंध में हम लोगों ने कल दो बातें की थी कि जो प्लांट टिश्यूज होते हैं वो दरअसल दो तरीके के हो सकते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला जो प्रकार है उसको कहते थे विभाज्योतक ऊतक। और जो दूसरा प्रकार है उसको हम लोग कहते थे स्थायी ऊतक। ये दो प्रकार हमने पढ़े थे। हमने इस चार्ट को बार बार याद किया था कि आखिर ये जो विभाज्योतक ऊतक हैं ये भी कितने तरीके से होते हैं, तीन तरीके से होते हैं। कौन से तीन तरीके से होते हैं? शीर्षस्थ होता है, पार्श्व होता है और अंतर्विष्ट होते हैं। तो इस तरीके से ये तीन होते हैं, शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्विष्ट। स्थायी भी दो प्रकार से होता है। एक को हम लोग बोलते हैं सरल स्थायी और एक को हम लोग बोलते हैं जटिल स्थायी। तो सरल स्थायी और जटिल स्थायी। ये जो सरल स्थायी है ये भी तीन प्रकार से होते हैं। एक को कहते हैं पैरेनकाइमा, एक को कहते हैं कॉलेनकाइमा और जो तीसरा है उसको कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा। तो हमने कल इस पे भी बात की थी। फिर हम लोगों ने जटिल स्थायी भी पढ़ा था कि ये भी दो होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। क्या इतना आप सबको याद था? तो हम लोगों ने कल इस चार्ट को देखा था, आज इसी चार्ट को खत्म करना है पूरा। ठीक, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग पहले इसको देख लेते हैं कि इनके क्या क्या काम है, फिर हम लोग इस पे आएंगे धीरे धीरे। ठीक, लेकिन आप लोग पहले हेडिंग डालो जरा, और हेडिंग होगी विभाज्योतक ऊतक। हो गया? चलिए, आज थोड़ा सा लिखने का काम ज्यादा है तो आप लोग पहले लिखना, है ना। इतना सारा मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको बोलता हूं, आप लोग लिखिए। ठीक, लिखिए। उसी चार्ट के बाद हमारी जो हेडिंग है वो हेडिंग है विभाज्योतक ऊतक। लिखो इसमें वह ऊतक जिनमें कोशिका विभाजन, वह ऊतक जिनमें कोशिका विभाजन सतत रूप से होता रहता है। वह ऊतक जिनमें कोशिका विभाजन सतत रूप से होता रहता है उन्हें विभाज्योतक ऊतक कहते हैं। वह ऊतक जिनमें कोशिका विभाजन सतत रूप से होता रहता है उन्हें विभाज्योतक ऊतक कहते हैं।
हो गया इतना? एक बात समझिए जरा, हम लोग कोशिका विभाजन पे बात कर चुके हैं कि कोशिका विभाजन का मतलब है कि उसमें एक मदर सेल होगी, उससे जो बनेगी वो डॉटर सेल होगी, और इस तरीके से एक कोशिका से हजारों कोशिकाएं बनती रहती हैं। एक से दो बनी, फिर आगे चल के उससे दूसरी बनेगी, उससे दूसरी बनेगी। इस कोशिका विभाजन के कुछ चरण होते हैं पर्टिकुलर। क्या होते हैं? प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टीलोफेज होता है। ऐसे करके कोशिका विभाजन होता रहता है। तो इसका मतलब है हम ऐसे ऊतकों का ग्रुप पढ़ रहे हैं, ऐसे ऊतकों का समूह पढ़ रहे हैं जिनमें जो कोशिका विभाजन है वो कंटिन्यू होता रहेगा, सतत रूप से होता रहता है उनमें। तो ऐसे ऊतकों को क्या कहेंगे? विभाज्योतक ऊतक कहेंगे। इसी की एक और खास बात लिखिए। दूसरी बात, पहली बात तो हमने लिख ली कि वह ऊतक जिनमें कोशिका विभाजन सतत रूप से होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? विभाज्योतक ऊतक कहेंगे। सेकंड पॉइंट में लिखिएगा, इनकी कोशिकाएं बहुत पास पास स्थित होती हैं। इनकी कोशिकाएं बहुत पास पास स्थित होती हैं। तो सेल्स जो होंगी वो एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई टाइप से होंगी, तो बहुत पास पास स्थित होंगी। फिर इसके बाद लिखना कि यह जो सेल्स है ना इनमें पतली भित्ति भी पाई जाएगी। इन ऊतकों में, अर्थात इनमें पतली भित्ति पाई जाती है। भित्ति समझते हो, जो हम लोग कोशिका भित्ति पढ़ रहे थे। तो इनमें जो भित्ति है ना, बाहरी आवरण, वो थोड़ा सा पतला होगा, तो इनमें पतली भित्ति पाई जाती है। ये इसकी तीसरी बात है। तो पतली भित्ति पाई जाती है। लेकिन एक बात और ध्यान रख लेना इसी साथ में कि अगर भित्ति पाई ही जा रही है तो वो भी सेलुलोज की बनी हुई होगी। तो आप लिख लीजिएगा, पतली भित्ति सेलुलोज की बनी हुई होती है। हाँ, अगला ही पॉइंट है बेटा। तो कोशिका विभाजन सतत रूप से होगा, कोशिकाएं पास पास में होंगी, इनमें पतली भित्ति पाई जाएगी और ये पतली भित्ति सेलुलोज की बनी हुई होगी। ठीक है? तो पहले तो आपको इन विभाज्योतक ऊतकों से इतनी बातें ध्यान रखना है। कितनी बातें? ये 4 बातें याद रह जाएंगी। क्या है? वह ऊतक जो लगातार कोशिका का विभाजन करते रहे सतत रूप से, कैसे ऊतक होंगे? विभाज्योतक ऊतक होंगे। इनमें कोशिकाएं पास पास में होंगी। तीसरी बात, इनकी भित्ति थोड़ी सी पतली होगी। ये पतली भित्ति किसकी बनी होगी? सेलुलोज की बनी होगी। अब 5 मिनट पहले यहां ध्यान दे लो, उसके बाद हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि लिखना भी है लेकिन साथ में समझना भी है। हम लोगों ने बात की थी कि यह 3 तरीके के हो सकते हैं, या तो शीर्ष होगा, या तो पार्श्व होगा, या तो अंतर्विष्ट होगा। तो ये 3 तरीके का होता है। तीनों तरीकों में फर्क जान लो। ये ऊतक जो आमतौर पर है ना, शीर्ष का मतलब होता है सबसे ऊपरी सिरा। तो जो पौधा वगैरह है, इस पौधे पर जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, उन पत्तियों के सिरे पर यह पाया जाता है। तो जितनी भी लीव्स होंगी उनकी पत्तियों के ये सिरे पर पाया जाएगा, और चूंकि ये सिरे पर होते हैं इसलिए उनको कैसा कहेंगे हम लोग? शीर्ष ऊतक कहेंगे। क्या काम है इनका? इनका काम है कि ये पत्तियों वगैरह को वृद्धि में मदद करती हैं, जिससे पत्तियां अपना ग्रोथ कर पाए, पत्तियां बढ़ पाए। तो ऐसे ऊतक जो शीर्ष पे पाए जाएंगे, जो बिल्कुल ऊपरी सतह पर होंगे, किनारों पर होंगे, पत्तियों के शीर्ष पर होंगे, वैसे ऊतक शीर्ष ऊतक कहलाएंगे। काम क्या है? काम है पत्तियों की वृद्धि। इसके बाद सुनिए पार्श्व। पार्श्व का मतलब है कि ये मान लीजिए किसी पौधे का तना है, इस तने का हिस्सा ये कहलाता है पार्श्व, दोनों किनारों। तो ये पाए जाएंगे इन किनारों पर, और चूंकि ये किनारों पर पाए जाएंगे तो इनका क्या काम होगा कि ये जो पौधे का तना है, उस तने को ये ज्यादा मोटा, और उस तने की वृद्धि के लिए जरूरी होगा, उस तने को मोटा बनाएंगे, उसको और ज्यादा गोल करने में मदद करेंगे, उस तने की वृद्धि में सहायक होंगे। तो जो किनारों पर पाए जाएं, पार्श्व हिस्सों पर पाए जाएं, उनको पार्श्व कहेंगे। क्लियर है बात? तो शीर्ष ऊतक कहां होंगे?
पत्तियों के सिरों पर होंगे। क्या काम होगा? पत्तियों में वृद्धि करना, उनकी लंबाई में ग्रोथ करना। पार्श्व कहां होंगे? ये तने वगैरह के जो किनारे हैं उन किनारों पर होंगे, जिससे वो तने को मोटाई दे पाएंगे और ज्यादा गोलाई दे पाएंगे किसी भी पेड़ को, तो ये तनों पर पाए जाएंगे। एक होता है अंतर्विष्ट। अंतर्विष्ट का मतलब क्या है, इस बात को समझिए जरा। जैसे कि आपने गन्ना अन्ना देखा होगा, उस गन्ने की ये जो गांठें हैं उसमें आपको ऐसे निकलते निकलते से कुछ दिखते होंगे, है ना? इसी को बोलते हैं अंतर्विष्ट। तो ये कहां पाए जाएंगे? ये जो तना होगा उस तने के सेक्शंस में पाए जाएंगे, उसके खंडों में पाए जाएंगे। इनका भी काम क्या होगा? इसका भी काम होगा उस तने में वृद्धि करना। क्लियर है? बड़ा सिंपल सा मामला है। विभाज्य ऊतक, ऊतक कितने तरीके के हैं? 3 तरीके के हैं, शीर्ष, पार्श्व, अंतर्विष्ट। शीर्ष कहां? पत्तियों के सिरों पर। क्या काम कर रहे हैं? पत्तियों की वृद्धि। पार्श्व कहां? तने वगैरह पे पाए जाएंगे, है ना? क्या काम होगा? तने को मोटा बनाना, गोल बनाना, उसकी वृद्धि करना। अंतर्विष्ट कहां होंगे? गांठों पे पाए जाएंगे, है ना? इसका भी काम क्या होगा? उस पौधे की वृद्धि करना। अब लिख लें तीनों, ठीक। हेडिंग डालो शीर्षस्थ। हेडिंग है शीर्षस्थ। थोड़ी सी सही हेडिंग डाल लेना, शीर्ष मत लिखना, ऐसे लिख लेना शीर्षस्थ, ठीक है? लिखें, लिखिए। यह ऊतक मुख्य रूप से पौधों की पत्तियों के सिरों पर पाए जाते हैं। यह ऊतक मुख्य रूप से पौधों की पत्तियों के सिरों, पौधों की पत्तियों के सिरों पर पाए जाते हैं। पौधों की पत्तियों के सिरों पर पाए जाते हैं, ठीक है? अगले पॉइंट पे लिखना, इनका मुख्य कार्य, इनका मुख्य कार्य पौधों की लंबाई में वृद्धि करना है। इनका मुख्य कार्य पौधों की लंबाई में वृद्धि करना है। हाँ, मतलब पौधों, पत्तियों, पत्ती लिख लो एग्जैक्ट, वो तो पूरे पौधे के लिए जिम्मेदार होंगे। इनका मुख्य कार्य पौधों की लंबाई में वृद्धि करना है। हो गया? ठीक। चलिए, दूसरी हेडिंग है पार्श्व। हेडिंग डालिए पार्श्व। लिखना, यह पौधे के पार्श्व भाग, यह पौधे के पार्श्व भाग अर्थात तने, यह पौधे के पार्श्व भाग अर्थात तने पर उपस्थित होते हैं। यह पौधे के पार्श्व भाग अर्थात तने पर उपस्थित होते हैं। ठीक है? सेकंड पॉइंट पे लिखना, तने पर उपस्थित होते हैं। सेकंड पॉइंट पे लिखिएगा, इसका मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य तने को मोटाई और गोलाई प्रदान करना है। इसका मुख्य कार्य तने को मोटाई और गोलाई प्रदान करना है। इसका मुख्य कार्य तने को मोटाई और गोलाई प्रदान करना है। हो गया? चलिए, तीसरी हेडिंग है अंतर्विष्ट। अंतर्विष्ट में जैसी लाइन में जिस जो शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं ना, आप वैसे लिखना। ऐसे गांठें आठें लिखेंगे अच्छा नहीं लगेगा, है ना? हाँ, तो लिखो, यह तने के पर्व, यह तने के पर्व, ऐसे लिखना, यह तने के पर्व में पाए जाते हैं। और पर्व का मतलब ये है ना, यह तने के पर्व में पाए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखना, इनका भी मुख्य कार्य, इनका भी मुख्य कार्य पादप की लंबाई में वृद्धि करना है। इनका भी मुख्य कार्य, इनका भी मुख्य कार्य पादप की लंबाई में वृद्धि करना है।
हो गया? ठीक, चलिए तो उस चार्ट का लगभग ऑलमोस्ट, ये आमतौर पर दूसरे पौधों में उभार की वजह से दिखता नहीं है, जैसे गन्ने अन्ने के कुछ खास पौधे हैं ना, उसमें दिख जाता है, ऐसा पाया तीनों में जाएगा। अब ध्यान से देखो उधर फिर से, यहां देखिए पहला हिस्सा था क्या? विभाज्योतक ऊतक, उसके कितने हिस्से? 3 हिस्से, ये हम लोगों ने बात कर ली। अब हम बात करने जा रहे हैं किस पर? स्थायी ऊतक पर। तो हेडिंग डालिएगा स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक। और सबसे पहले तो जैसा मैं यहां लिखा रहा हूं उस डेफिनेशन को नोट कर लो कि स्थायी ऊतक का क्या मतलब है। ठीक, तो स्थायी ऊतक का क्या मतलब है लिखिएगा, ऐसे विभाज्योतक ऊतक, ऐसे विभाज्योतक ऊतक जिनमें कोशिका का विभाजन, या जिनमें कोशिका विभाजन एक स्तर के बाद, जिनमें कोशिका का विभाजन एक स्तर के बाद बंद हो जाए। ठीक है, तो ऐसे विभाज्योतक ऊतक जिनमें कोशिका का विभाजन एक स्तर के बाद बंद हो जाए, तब वह स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाते हैं। हाँ, इसी में लिखना है, ऐसे विभाज्योतक ऊतक जिनमें कोशिका विभाजन एक स्तर के बाद बंद हो जाए, तब वह स्थायी ऊतक कहलाएंगे या कहलाते हैं। तो इसका मतलब है कि जब तक उनमें सेल डिवीजन चल रहा है, वो कंटिन्यू फॉर्म में अपना और डिवीजन करते रह रहे हैं, तब तक वो कैसे हैं? विभाज्योतक ऊतक हैं। लेकिन एक स्टेज के बाद यह अपना सेल डिवीजन रोक देते हैं और परमानेंट हो जाते हैं, स्थायी ऊतक हो जाते हैं, अर्थात उनमें फिर कोशिका विभाजन नहीं होता। तो ऐसे विभाज्योतक ऊतक जो एक स्टेज के बाद आकर अपना सेल डिवीजन रोक दें, उनमें कोशिका का विभाजन बंद हो जाए, तो वो एक स्थायित्व ले लेते हैं, स्थायी रूप धारण कर लेते हैं, तब उसको स्थायी ऊतक कहते हैं। स्थायी ऊतक में 2 तरीके हैं, एक होते हैं सरल स्थायी, ठीक है, और एक होते हैं जटिल स्थायी। तो सरल स्थायी और जटिल स्थायी, हम सबसे पहले सरल स्थायी को देख रहे हैं। तो हेडिंग डालना सरल स्थायी। थोड़ा सा फास्ट कीजिए, आज हमें बहुत आगे तक पढ़ना है। हेडिंग लिखिएगा सरल स्थायी। हो गई हेडिंग? बोले, लिखिए जरा इसमें सरल स्थायी में। सरल स्थायी ऊतक, सरल स्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। सरल स्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। अब 1 मिनट रुको जरा, और 1 मिनट यहां देखिए। मैंने कल आप लोगों को स्थायी ऊतक के कितने नाम बताए हैं? 3 नाम बताए हैं। क्या हैं 3 नाम? पैरेनकाइमा, दूसरे का नाम है कोलेनकाइमा, और तीसरे का नाम है स्क्लेरेनकाइमा। इनके हिंदी नाम सुनोगे? एक को कहते हैं मृदु ऊतक, इसको क्या कहेंगे? मृदु ऊतक। इसको कहेंगे स्थूल कोणोतक। बड़े डिफिकल्ट से नाम है ना। एक को कहेंगे स्थूल कोणोतक और एक को कहेंगे दृढ़ ऊतक। अब बताओ कौन सा नाम ज्यादा अच्छा? ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, याद का याद है ना। आप एक काम करो, आप दोनों लिख लीजिए जल्दी से। एक तो हमारे साथ समस्या ये है ना कि कई बार वो पैरेनकाइमा नहीं पूछेगा और वो ऐसे पूछ लेगा दृढ़ ऊतक, मृदु ऊतक, स्थूल कोणोतक, तो फिर दिक्कत हो जाना है ना। क्योंकि रटे पड़े क्या हो, पैरेन, कोलेन, स्क्लेरेन, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो
तो सरल स्थायी ऊतक 3 तरीके के होते हैं, वो 3 तरीके ये हैं, 3 प्रकार ये हैं। हो गया? ठीक। दृढ़ ऊतक, स्क्लेरेन्काइमा, जब ये कलाकारी हो जाए तो हेडिंग डाल लेना मृदु ऊतक, ठीक है। और मृदु ऊतक का नाम आप सब लोग जानते हैं, पैरेन्काइमा। ठीक, देखिए 2-2, 3-3 बातें हैं, बस हमें वही याद करके चलना है, क्योंकि हमारे लिए ज्यादा काम के जो है ना वो है जंतु, जब हम एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे, क्योंकि वो हम में पाए जाना है, लेकिन फिर भी जो पौधों में पाए जाते हैं ना वो भी जानना चाहिए। तो हेडिंग है मृदु ऊतक, इसमें पहला पॉइंट लिखो जरा, हेडिंग है मृदु ऊतक। ठीक, अब इसी में पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट में लिखना इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है, इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है। हो गया? इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है, ठीक है। दूसरी बात लिखो, कोशिकाएं बहुत पास पास होती हैं, कोशिकाएं बहुत पास पास होती हैं, ठीक। अब ऐसे सपोज कीजिए, मान लीजिए ये बहुत सारी सेल्स इस तरीके से आपस में जुड़ी हुई हैं, तो इनके बीच में थोड़ा थोड़ा सा स्पेस तो फिर भी बच रहा है ना, बच रहा है ना। और जब 2 कोशिकाओं के बीच में थोड़ा बहुत स्पेस पाया जाए ना तो उसको कहते हैं अंतः कोशिकीय अवकाश। तो आप ऐसे लिखिएगा तीसरे पॉइंट में, अंतः कोशिकीय अवकाश पाया जाता है, अंतः कोशिकीय अवकाश पाया जाता है। जैसे आप 5-7 बॉलों को इकट्ठा रखिए, उनके बीच में आपको कुछ कुछ स्पेस दिख ही जाएगा, जिस तरीके से ये है। अगर हम और ऐसे जोड़ते जाएंगे तो इनके बीच में ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, तो इनमें अंतःकोशिकीय अवकाश पाया जाता है। इसके बाद आगे लिखिएगा, हाँ यही चलने दो अभी मृदु तक। इसमें अगली बात लिखना, इनका कार्य भोजन का संग्रहण करना है, इनका कार्य भोजन का संग्रहण करना है, इनका कार्य भोजन का संग्रहण करना है। अब एक सवाल आया, वो सवाल मैं पहले डिस्कस कर लूं आप लोगों से, वो ध्यान से सुन लो। सवाल आता है, ऐसे मृदु ऊतक जो अभी हम लोगों ने पढ़े, ऐसे मृदु ऊतक जिन पर हरित लवक पाया जाता है उन्हें कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे मृदु ऊतक जिन पर हरित लवक पाया जाए उन्हें हरित ऊतक कहते हैं। बड़ा सिंपल है। तो ऐसे पैरेन्काइमा जिन पर हरित लवक होगा वो कैसे ऊतक कहलाएंगे? हरित ऊतक कहलाएंगे। तो आप एक काम करो, नोट लगाओ अब जरा, और नोट लगा के लिखो, जिन मृदु ऊतकों पर हरित लवक पाया जाता है उन्हें हरित ऊतक कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, वह मृदु ऊतक जिन पर हरित लवक पाया जाए उन्हें हरित ऊतक कहते हैं। अच्छा, एक और सवाल है मेरा, वो सवाल एक स्टैंडर्ड सवाल आते हैं कई बार, तो हमें उस लेवल तक जाना है। अब आप ध्यान से देखिए, हम लोगों ने जस्ट अभी बात की कि अगर इन सेल को हम लोग पास पास लगा देंगे तो ऐसे सेलों से क्या बन जाएगा? मृदु ऊतक बन जाएगा। यही पढ़ा हम लोगों ने। फिर हमने ये भी पढ़ा कि इन सेल्स के बीच में क्या होगा? थोड़ा सा अवकाश होगा। इस अवकाश को क्या कहेंगे? अंतः कोशिकीय
अवकाश कहेंगे, इसको इंग्लिश में कहें तो बोलते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरसेल्यूलर स्पेस। अब सवाल आता है एक बार, क्या आता है? ऐसे मृदु ऊतक, फिर से सुनो अच्छे से, ऐसे मृदु ऊतक, तो ये किसका उदाहरण है? मृदु ऊतक का। तो ऐसे मृदु ऊतक जिनके अंतःकोशिकीय अवकाश में हवा भर जाए, तो फिर वह कौन से ऊतक कहलाते हैं? तो बड़ा सिंपल सा है, हम लोग हवा के लिए एक शब्द यूज करते हैं एयर। तो याद रखना ऑप्शन में था एरेनकाइमा। क्या ऑप्शन में था? एरेनकाइमा। याद रह जाएगा। कितना सिंपल है कि ऐसी पेरेनकाइमा जिसके इंटरसेल्यूलर स्पेस में, अंतःकोशिकीय अवकाश में हवा भर जाए, तो उसको कहेंगे एरेनकाइमा। ये बात नोट लगा के लिखें। तो हम लोगों ने देखो दो खास बातें पढ़ी। ये क्वालिटी तो एक तरफ जो हम लोगों ने ये चार पढ़ी कि भित्ति कैसी होगी? पतली होगी। कोशिकाएं कैसी होंगी? पास पास में होंगी। अंतःकोशिकीय अवकाश पाया जाएगा। मुख्य काम क्या होगा? भोजन का संग्रहण करना होगा। लेकिन दो बातें खास तौर से ध्यान रखनी है। क्या? कि ऐसी पेरेनकाइमा जिनमें हरित लवक पाया जाए, तो उन्हें हरित ऊतक कहेंगे। ऐसे मृदु ऊतक जिनके अंतरकोशिकीय अवकाश में हवा भर जाए, तो उसको एरेनकाइमा कहेंगे। क्लियर है ये बात? लिखो इसी नोट में दूसरी बात, जिन मृदु ऊतकों के अंतःकोशिकीय अवकाश में हवा भर जाए, जिन मृदु ऊतकों के अंतःकोशिकीय अवकाश में हवा भर जाए, जिन मृदु ऊतकों के अंतःकोशिकीय अवकाश में हवा भर जाए, तब इन्हें एरेनकाइमा कहा जाता है। तब इन्हें एरेनकाइमा कहा जाता है। एरेनकाइमा को अंडरलाइन कर लेना। पोटेशियम के लिए के, फास्फोरस के लिए पी। हो गया? अब एक काम करिए, हेडिंग डालिए। दूसरा हिस्सा कौन सा था? एक तो पेरेनकाइमा हो गया, दूसरा हिस्सा क्या था? कोलेनकाइमा। डालिए जल्दी से हेडिंग, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा, और फटाफट से इसको लिखिए, क्या है ये? कोलेनकाइमा। हेडिंग हो गई। कोलेनकाइमा की हिंदी क्या पढ़ी? लिखो, इसमें तीन चार बातें लिखनी है। जैसे पहला पॉइंट लिखना, इनकी कोशिकाएं भी पतली झिल्ली से बनी होती हैं। तो पहला पॉइंट कॉमन रहेगा, इनकी कोशिकाएं भी पतली झिल्ली की बनी होती हैं। पतली भित्ति कहो, झिल्ली कहो। ठीक है। दूसरी बात, कोशिकाएं बहुत पास पास होती हैं। पास पास नहीं लिखना है, बहुत पास पास लिखना है। कोशिकाएं बहुत पास पास होती हैं, और जितनी ज्यादा कोशिकाएं बहुत ज्यादा सटी हुई होंगी आपस से, बहुत ज्यादा पास पास होंगी, तो उनमें उतना ही कम अंतःकोशिकीय अवकाश होगा। होगा कि नहीं होगा? तो आपको लिखना है अंतःकोशिकीय अवकाश लगभग नहीं के बराबर होता है। लेकिन डिनाई मत करना कि होता ही नहीं है। कितनी सटी सटी हो, फिर भी थोड़ी बहुत जगह हवा हवा के लिए मिली जाती है ना? तो अंतःकोशिकीय अवकाश लगभग नहीं के बराबर होता है। अंतःकोशिकीय अवकाश लगभग नहीं के बराबर होता है। तो ये तीसरी बात ध्यान रख लेना, अंतःकोशिकीय अवकाश लगभग नहीं के बराबर होता है। हो गया? अच्छा, चौथी बात में बस एक खास बात याद रखना है, इनका काम क्या है? इनका काम है पौधों को थोड़ा सा लचीला बनाना। पौधों को लचीला बनाना। तो आप ऐसे लिख लीजिए, इनका मुख्य कार्य है पौधों को लचीला बनाना। उनका क्या काम था? मृदु ऊतक का भोजन का संग्रहण करना। इनका मुख्य कार्य है पौधों को लचीला बनाना। बस ये चार बातें आपको यहां से याद रखनी है कि इनकी भी जो भित्ति है या झिल्ली है वो पतली है, कोशिकाएं बहुत ज्यादा पास पास हैं,
और बहुत ज्यादा पास पास हैं, इस वजह से अंतःकोशिकीय अवकाश लगभग नहीं के बराबर होगा। और काम का है पौधों को थोड़ा सा लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी देना। कई बार पौधों को पकड़ के टहनियों से हम झूल भी जाते हैं, है ना, और फिर टूटती है तो गिरते भी बहुत बुरे हैं। हो गया दो। चलिए तीसरा कौन सा था? स्क्लेरेन्काइमा। हिंदी में क्या कहेंगे? दृढ़ ऊतक। तो हेडिंग डालिए जरा तीसरी। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक या इसी को क्या कहते हैं? स्क्लेरेन्काइमा। रंदो नहीं बोल पा रहे तो स्प्लेंडर में स्प्लेंडर नहीं बोलना है ना। दृढ़ ऊतक, स्प्लेंडर ऊतक। बड़ी समस्या है यार तुम लोगों के साथ। तो भैया क्या याद रखना है? दृढ़ ऊतक। एक बार हिंदी नाम तो बोलो। मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और तीसरा क्या है? दृढ़ ऊतक। शाबाश। सेकेंड नाम में तो तुम वो याद रखना, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। चलो लिखो जल्दी से इसमें पहला पॉइंट लिखो। इनकी कोशिकाएं अत्यधिक पास होती हैं। इनकी कोशिकाएं अत्यधिक पास होती हैं, जिसकी वजह से अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता। इनकी कोशिकाएं अत्यधिक पास होती हैं, जिसकी वजह से अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता। हो गया? अच्छा, इनका नाम है दृढ़। दृढ़ का मतलब है ये इनका मुख्य कार्य होगा पौधों को कठोरता देना। तो अब अगले पॉइंट पे लिखना, इनकी कोशिका भित्ति, इनकी कोशिका भित्ति अपेक्षाकृत, इनकी कोशिका भित्ति अपेक्षाकृत मोटी होती है। जबकि हमने उन दोनों में क्या पढ़ा? पतली है ना। इनकी कोशिका भित्ति अपेक्षाकृत मोटी होती है, जो लिग्नैन की बनी होती है। एक कठोरता वाला पदार्थ होता है, ये उस पर पाया जाता है जो उनको कठोरता देता है ना। तो इनकी भित्ति अपेक्षाकृत मोटी होती है, जिस पर लिग्नैन पाया जाता है। हो गया? इसके बाद लिखना अगला, और अगले में लिखना नेक्स्ट पॉइंट में, इसका मुख्य कार्य पौधों को कठोरता देना है। इसका मुख्य कार्य पौधों को कठोरता देना है। इसका मुख्य कार्य पौधों को कठोरता देना है। हो गया? ठीक। अब एक मिनट रुक जाओ जरा, सारे लोग यहां फोकस करेंगे और इंपॉर्टेंट बात को समझेंगे। यहां ध्यान दीजिए। हमारे पास तीन थे, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, यही थे। अब ध्यान से तीनों में फर्क समझ लो। इनकी कोशिकाएं पास पास, कोशिकाएं कैसी हैं? पास पास है। झिल्ली कैसी है? पतली है। और चूंकि कोशिकाएं पास पास में है, लेकिन कितनी पास पास में हो? इंटरसेल्यूलर स्पेस पाया जाएगा। मुख्य कार्य भोजन का संग्रहण करना होगा। यही चार बातें पढ़ी। ऐसे कंपैरेटिवली याद रखोगे, याद हो जाएगा कि देखो कोशिकाएं पास पास, झिल्ली है पतली, इंटरसेल्यूलर स्पेस होगा और भोजन का क्या करेंगे? संग्रहण। इसके संबंध में मैंने दो बातें आप लोगों को अतिरिक्त बताई। क्या बताई? कि एक जिन पर हरित लवक पाया जाएगा सो वो हरित ऊतक कहलाएंगे, और एक एक्स्ट्रा ये बताया कि जब इंटरसेल्यूलर स्पेस में हवा भर जाएगी तो वो एरेन्काइमा कहलाएगा। अब बताओ क्या तकलीफ इतने में? क्लियर है? अच्छा, यहां आए दूसरा कोलेन्काइमा। इनकी कोशिकाएं थोड़ी और पास पास होंगी। किससे थोड़ी और पास पास? पेरेन्काइमा से थोड़ी सी और पास पास होंगी।
ठीक। दूसरी बात, इनकी भी झिल्ली सामान्यता पतली ही होगी। इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेस पाया तो जाएगा लेकिन बहुत कम। इनका मुख्य कार्य क्या है? पौधों को लचीला बनाना। ये बातें पढ़ी। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा कि इनमें जो सेल्स हैं वो बहुत पास पास आ गई हैं। इनकी जो झिल्ली है वो अपेक्षाकृत मोटी है और इस पे पाया जा रहा है लिग्नैन। तीसरी बात ये पढ़ी कि इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेस होगा ही नहीं। इनका कार्य होगा पौधों को कठोरता देना। ऐसे याद रखो। क्लियर है बात? आगे बढ़ा जाए। ठीक, चलिए। तो हम लोग पढ़ रहे थे स्थायी ऊतक, और स्थायी ऊतक की दो कैटेगरी थी, सरल स्थायी और जटिल स्थायी। यहां फिर से देख लीजिए, हम लोगों ने चार्ट को बनाया था कि देखिए सरल स्थायी में तीन थे, हम लोगों ने तीनों पढ़ लिए। अब पढ़ना है क्या? जटिल स्थायी। जटिल स्थायी कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन से दो होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। तो हेडिंग डालो जटिल स्थायी, और जिस तरीके से बोर्ड पे बना रहा हूं वैसे अपनी कॉपी पे लिखना जटिल स्थायी। जटिल स्थायी में दो कॉलम बना लो, एक रहेगा जाइलम का और दूसरा होगा फ्लोएम का। तो जाइलम और फ्लोएम। ठीक। अब जाइलम की कुछ एक खास बात होती है, बस वो जानना है, और फ्लोएम में एक पॉइंट लिखना है, बस हो गया। एनिमल टिश्यूज, हाँ प्लांट टिश्यूज। हेडिंग लिखो जाइलम। जाइलम में लिखिएगा यह जड़ों से जल और खनिज लवण को, यह जड़ों से जल व खनिज लवण को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। देखो जाइलम से याद रखना जल, तो जाइलम जल, तो ये जड़ों से क्या करेगा? जल और खनिज लवण को पूरे पौधों तक पहुंचाएगा। ठीक। और आप सबको पता है कि फ्लोएम से याद रखना फूड। तो पत्तियां भोजन बनाती हैं, हरित लवक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण से भोजन तो बनाया पत्तियों ने, पूरे पौधों तक कैसे जाए? तो उसके लिए है फ्लोएम। तो आप यहां क्या लिखना? यह पत्तियों से भोजन को, तो यहां पे कीवर्ड याद रखना है फ्लोएम से फूड मतलब भोजन। तो यह पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न अंगों तक, पहुंचाने का कार्य करता है। तो यह पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। हो गया? दोनों के संबंध में एक बात और ध्यान देनी है। क्या बात ध्यान देनी है? जाइलम फ्लोएम दोनों को मिला के संयुक्त रूप से, तो चाहे मैं कहूं जाइलम और चाहे मैं कहूं फ्लोएम, इन दोनों को संयुक्त रूप से मिला के कहते हैं संवहनीय ऊतक। कैसे ऊतक कहते हैं? संवहनीय ऊतक, कंडक्टिंग टिश्यूज। तो आप ऐसे लिख लेना, जाइलम फ्लोएम को संयुक्त रूप से संवहनीय ऊतक कहा जाता है। ये बात नोट लगा के इसी के नीचे लिख लेना कि जाइलम और फ्लोएम को संवहनीय ऊतक कहा जाता है। जाइलम और फ्लोएम को संवहनीय ऊतक कहा जाता है। हो गया? जाइलम और फ्लोएम को संयुक्त रूप से संवहनीय ऊतक कहा जाता है। हो गया? वेरी गुड।
अब ध्यान से देखिए, ये था पूरा प्लांट टिश्यूज। एक बार फिर से रिकॉल कर लो जल्दी से फटाफट। कितने भाग? दो भाग। दो भाग कौन से? विभाज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक। विभाज्योतक ऊतक कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कौन कौन से? शीर्ष, पार्श्व, अंतर्दिष्ट। एक एक करके याद कर लो। शीर्ष कहां? पत्तियों पर। काम क्या? पत्तियों को बढ़ाने में। पार्श्व कहां? किनारों पर, तने को मोटाई गोलाई देने के लिए। अंतर्विष्ट कहां? पौधों के पर्व पर। काम क्या? लंबाई बढ़ाने में। ठीक। फिर इसके बाद आओ, स्थायी ऊतक कितने प्रकार के? दो प्रकार के। सरल स्थायी, जटिल स्थायी। सरल स्थायी कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। तीन प्रकार कौन कौन से? पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तीनों के हमने काम देख लिए बारी बारी से, बार बार रिपीट नहीं करते हैं, तीनों का आपको बार बार अच्छे से पता है। स्थायी कितने प्रकार के? दो, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम से याद रखना जल, फ्लोएम से याद रखना फूड। तो एक का काम है जड़ों से पानी को और खनिज लवणों को पूरे पौधों तक भेज देना। फ्लोएम का काम है भोजन को पत्तियों से पूरे भागों तक भेज देना। इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? संवहनीय ऊतक। यहां तक का मामला क्लियर है? अच्छा, टिश्यू दो प्रकार का था। एक पौधों में पाए जाने वाले टिश्यू जिनको प्लांट टिश्यू कहेंगे, पादप ऊतक कहेंगे, और एक था जो जंतुओं में पाए जाएंगे जिनको एनिमल टिश्यू कहेंगे। पादप टिश्यू का मामला अब हो गया। अब से पढ़ना है जो हम में पाए जाएं, है ना, या जंतुओं में पाए जाएं, तो हेडिंग डालना है जंतु ऊतक। तो जैसे हमने पहले कल चार्ट सीखा था ना पूरा, पहले आज इसका भी पूरा चार्ट सीखना है, तब जाके मामला समझ में आ पाएगा। ठीक है, देखिए जंतुओं में अपेक्षाकृत थोड़े से ज्यादा टिश्यूज हैं, थोड़े से ज्यादा ऊतक पाए जाते हैं, है ना। अब जंतुओं का मतलब उन्हीं जंतुओं में हम भी हैं, है ना, मानव जानवर जितने भी हैं। तो पौधों को छोड़ दें तो अब जितने भी जीव जंतु आप देख पा रहे हो उनमें थोड़े से ज्यादा टिश्यूज होंगे। ये टिश्यू कितने प्रकार से हो सकते हैं ये ध्यान देना। देखिए, तो जंतु ऊतक कई तरीके का है। एक का नाम है उपकला ऊतक। तो अभी तो पहले नाम ही याद करो जैसे हम लोगों ने कल याद किए थे। तो पहला एक प्रकार कौन सा होगा? उपकला ऊतक। चलिए, एक और प्रकार होगा जंतुओं में जिसको कहेंगे पेशीय ऊतक। क्या कहेंगे? पेशीय ऊतक, मसल टिश्यूज। ठीक है। तीसरा एक और प्रकार होगा जिसको कहेंगे संवहनीय ऊतक, या इसको एक सरल से शब्दों में लिखो, संयोजी ऊतक लिख लो। संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक। तो ये तीसरा हो जाएगा संयोजी ऊतक। ठीक। इसके बाद संयोजी ऊतक के बाद एक और ऊतक होगा जिसको कहेंगे तंत्रिका ऊतक। तो एक ये होगा तंत्रिका ऊतक, और एक और होगा जिसको हम लोग कहेंगे वसीय ऊतक। वसीय ऊतक। तो पहले तो ये 5 नाम ध्यान रख लो कि जंतुओं में कितने तरीके के होंगे। ये 5 तरीके के ऊतक होंगे। क्या क्या होंगे? उपकला ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और वसीय ऊतक। याद हो जाएंगे ये 5 नाम। फिर से देख लो क्या है। उपकला है, पेशीय है, संयोजी है, तंत्रिका है और वसीय ऊतक है। अब इसकी डिटेल में आगे बढ़ते हैं। ठीक। जैसे सबसे पहले जो हमें उपकला ऊतक दिख रहा है, इसके भी कई प्रकार होते हैं। तो पहले हम वो प्रकार लिख लें। जैसे एक होगा जिसको कहेंगे सल्की उपकला ऊतक। क्या कहेंगे? सल्की उपकला ऊतक। फिर सल्की उपकला के बाद होगा स्तरित, स्तरित उपकला ऊतक। फिर एक होगा जिसको कहेंगे पक्षमाभी, पक्षमाभी उपकला ऊतक। फिर एक होगा स्तंभाकार उपकला ऊतक, और स्तंभाकार के बाद होगा घनाकार, घनाकार उपकला ऊतक। तो इसके भी कितने प्रकार? 5 प्रकार। सल्की, स्तरित, पक्षमाभी, स्तंभाकार और घनाकार।
लिखना ही है, जो चार्ट बनाने हैं और का। सॉरी पक्ष है वो लिख गया होगा ऐसा। अब पक्षमाभी कर लेना उसको, पक्षमाभी। यहां देखिए, ये जो पेशीय ऊतक है ना, ये भी 3 प्रकार के होंगे। कौन से 3 प्रकार के? एक को कहेंगे रेखित पेशी, एक को कहेंगे अरेखित पेशी, और एक को कहेंगे हृदयक पेशी। तो ये 3 तरीके के होंगे, रेखित, अरेखित और हृदयक। ये जो संयोजी ऊतक है ना, ये भी 2 तरीके के होंगे। एक को बोलेंगे तरल संयोजी और एक को बोलेंगे कंकाल संयोजी। कंकाल संयोजी। अब मैं इसकी भी वैरायटी वहीं बता दूंगा, वरना आपका चार्ट बहुत लंबा हो जाएगा, आप कहोगे अरे इतना पढ़ना है ना। इसकी कोई कैटेगरी नहीं है, ये सिंगल सही है, उसकी भी कोई सब डिवीजन नहीं है, ऐसे ही है। हाँ, ये पूरे पढ़ना है। फिर से देख लो अब जरा, जंतु ऊतक कितने तरीके के? 5 तरीके के। क्या 5 नाम है? उपकला, पेशीय, संयोजी, तंत्रिका और वसीय ऊतक। इसके बाद उपकला ऊतक कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। सल्की, स्तरित, पक्षमाभी, स्तंभाकार और घनाकार। पेशीय ऊतक 3 तरीके के, रेखित, अरेखित और हृदयक। संयोजी ऊतक 2 तरीके के, तरल संयोजी और कंकाल संयोजी। इनका कोई सब डिवीजन है नहीं। एक बार बिना देखे बोल के बताओ सारे। तो जंतु ऊतक कितने तरीके का? 5। क्या नाम है 5? उपकला, पेशीय, संयोजी, तंत्रिका, वसीय। यही है 5। ठीक। यहां आइए, उपकला ऊतक कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। सल्की, स्तरित, पक्षमाभी, स्तंभाकार, घनाकार। ठीक। पेशीय ऊतक 3 प्रकार के। कौन से 3? रेखित, अरेखित और हृदयक। ठीक है। संयोजी ऊतक 2 तरीके का, तरल संयोजी और कंकाल संयोजी। बाकी उनका डिवीजन है नहीं। याद रह पाएगा चार्ट? दोनों कंबाइन याद रह जाएंगे कि प्लांट का भूल जाओगे? एनिमल पढ़ोगे से प्लांट याद रह पाएगा? एक बार और हो जाए, सुनो, देखो इसको एक बार फिर अच्छे से समझे। एक बार और देखो, 5 तरीके का, उपकला, पेशीय, संयोजी, तंत्रिका, वसीय। 5 तरीके का होगा। उपकला कितने तरीके का? 5 तरीके का। सल्की, स्तरित, पक्षमाभी, स्तंभाकार, घनाकार। ठीक। पेशीय 3 तरीके का, रेखित, अरेखित, हृदयक। ठीक है। संयोजी 2 तरीके का, तरल संयोजी और कंकाल संयोजी। ठीक। देखो, बोलोगे बार बार, चीजें याद हो जाएंगी, वरना तो याद होने से रही। लो भाई, तू फोटो ले ले। हो गई तेरी फोटो? हो गया? अब ध्यान से देख लो। कोई भी एक आध व्यक्ति ऐसा है इस क्लास से जो मुझे पूरा ये चार्ट सुना दे, प्लांट का भी, एनिमल का भी, बिना अटके, बिना एक भी गलत किए? कोई भी बोल के बताओ। अभी हाल याद किया एनिमल का, प्लांट का कोई सुना दे, एक आध ही कोई सुना दे अगर याद है तो। और तकलीफ क्या है? मेरे साथ साथ खूब बोल रहे हो। देखो यार, याद करना जरूरी है भाई, आना है सवाल यहीं से। फिर से देखो, प्लांट टिश्यू कितने तरीके के हैं? 2 तरीके के हैं। कौन से 2 हैं? विभाज्योतक है और स्थायी है। विभाज्योतक कितने तरीके का है? 3 तरीके का है। शीर्षस्थ है, पार्श्व है, अंतर्विष्ट है कि नहीं? ठीक।
स्थायी ऊतक कितने तरीके का है? 2 तरीके का है, सरल स्थायी और जटिल स्थायी। सरल स्थायी कितने तरीके का है? 3 तरीके का है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। जटिल कितने तरीके का है? 2 तरीके का है, जाइलम है और फ्लोएम है। अब जंतु ऊतक की बात करें, 5 तरीके के हैं। कितने तरीके के हैं? 5 तरीके के हैं। कौन से हैं? उपकला ऊतक है, पेशीय ऊतक है, संयोजी ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है, बसीय ऊतक है। 5 तरीके के हैं। फिर इसके बाद बात करो, उपकला ऊतक कितने तरीके का है? 5 तरीके का है। कौन सा 5 है? सल्की है, स्तरित है, पक्षमाभी है, स्तंभाकार है, घनाकार है। पेशीय 3 तरीके का है, रेखित है, अरेखित है, हृदयक है। संयोजी 2 तरीके का है, कलल संयोजी है, कंकाल संयोजी है। क्या तकलीफ है इसको बताने में? सिंपल सा है, नहीं रह पाएगा याद। देखो बार बार पढ़ोगे तो चीजें याद हो पाएंगी, वरना आपको रटना तो है ही है और फिर वहां जाके भूलोगे भी। इसलिए कोशिश ऐसी करो कि यहीं के यहीं वो चीजें याद करो और पूरा मामला समझो। शुरू करें हम लोग जंतु। यहां तक मामला क्लियर है? याद हो पाएगा? तुम लोगों का बड़ा लगता है मुझे, ये जो पीछे बैठे हैं याद हो जाएंगे पक्का ना? चलो ठीक है, हाँ कल सुन लेंगे एक आध दिन। याद हो गए? हो गए याद? अच्छा कल सुन लेना। हमें लगा इतने होनहार कि अब यही पूछ लो। चलिए डालिए जरा हेडिंग। हेडिंग है जंतु ऊतक क्या होते हैं, पहले ये समझ लो। तो हेडिंग डालो जंतु ऊतक। जंतु ऊतक में पहले लिखना आप जरा, ऐसे ऊतक जो विभिन्न जीव जंतुओं में पाए जाएं। ऐसे ऊतक जो विभिन्न जीव जंतुओं में पाए जाएं। ऐसे ऊतक जो विभिन्न जीव जंतुओं में पाए जाएं, जंतु ऊतक कहलाते हैं। ठीक, अब हेडिंग डालो उपकला ऊतक। 10 मिनट एक भी आवाज नहीं आ जाए, है ना? इसको बहुत अच्छे से वर्ड टू वर्ड जो लाइन कह रहा हूं ना वो लिख लेना। हेडिंग है उपकला ऊतक। पहला यही था ना प्रकार? ठीक, लिखो जरा इसमें पहला पॉइंट। उपकला ऊतक में पहली बात, पहले पॉइंट में लिखना ऐसे ऊतक जिनकी कोशिकाएं जिंदा होती हैं। ऐसे ऊतक जिनकी कोशिकाएं जिंदा होती हैं, क्योंकि वहां प्लांट टिश्यूज में जो छाल होगी ना, तना होगा, जरूरी नहीं है उसमें कोशिकाएं जिंदा हो, लेकिन जंतु ऊतक में सारी कोशिकाएं जिंदा होंगी। तो ऐसे ऊतक जिनकी कोशिकाएं जिंदा होती हैं। तो पहली बात तो ये लिख लिया आपने, उपकला ऊतक में हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखो, इनकी कोशिकाएं अत्यधिक पास पास होती हैं। अब एक बात बताओ, जो अत्यधिक पास पास होंगी तो अंतर कोशिकीय अवकाश होगा क्या? हाँ, जैसे हम में पाई जा रही है, हमारी कहां खाल में हवा भर गई जो हम एरेनकाइमा की तरह उड़ रहे हो? नहीं ना। तो लिखो जरा तीसरी बात, इनकी कोशिकाएं अत्यधिक पास पास होती हैं, वो मामला अलग है। नंबर 3 पे लिखना उपकला ऊतक में अंतर कोशिकीय अवकाश। उपकला ऊतक में अंतर कोशिकीय अवकाश या अंतः कोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता। इन कोशिकाओं में अंतः कोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता। 3 बातें हो गई। बस एक और लिख लो, लिखना यह कोशिकाएं सतत रूप से एक परत का निर्माण करती हैं। यह कोशिकाएं सतत रूप से एक परत का निर्माण करती हैं। चलिए, तो उपकला ऊतक के संबंध में ये 4 बातें ध्यान रखना है। क्या 4 बातें हैं, फिर से सुन लो। पहली बात तो इनकी जितनी भी सेल हैं वो जिंदा हैं, बहुत ज्यादा पास पास हैं
और बहुत ज्यादा पास पास हैं तो इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होगा। ठीक, और चौथी बात ये कि ये कंटिन्यू फॉर्म में एक दूसरे से इतनी सटी हैं कि एक परत बना ली है। बस हो गया ना। ठीक, अब ये 5 प्रकार का था। उपकला ऊतक कितने प्रकार का था? 5 प्रकार का था। सल्की, स्तरित, पक्षमाभी, स्तंभाकार और घनाकार। एक एक करके पढ़ना शुरू करें। तो सबसे पहला प्रकार कौन सा होगा? सल्की उपकला। बस दो बातें लिखना है जल्दी से, वो याद रखना है। फिर लिखो जरा सल्की उपकला। हेडिंग है इसके अंतर्गत। अब क्या है पहली हेडिंग? सल्की उपकला। लिखो जरा सल्की उपकला में लिखना, इनकी कोशिकाएं बहुत ज्यादा पास पास हों, इनकी कोशिकाएं बहुत ज्यादा पास पास होती हैं, इनकी कोशिकाएं बहुत ज्यादा पास पास होती हैं। आगे लिखना, कंटिन्यू लिखते चलो सीधे पैराग्राफ में। इनकी कोशिकाएं बहुत ज्यादा पास पास होती हैं। यह ऊतक आहार नाल की दीवारों पर पाए जाते हैं। यह ऊतक आहार नाल की दीवारों पर पाए जाते हैं। तो जब हम लोग अपना पाचन पढ़ेंगे ना, तो उसमें पढ़ते हैं कि जब हम भोजन को मुख में रखते हैं, दांतों के द्वारा चबा लिया जाता है, तो फिर वो आहार नाल से कहां जाता है? हमारे आमाशय में जाता है। तो जो आहार नाल है हमारी, उसकी दीवारों पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो कोशिकाएं बहुत ज्यादा पास पास होती हैं, आहार नाल की दीवारों पर ये पाए जाते हैं। और आगे लिखना, इनका मुख्य कार्य, इनका मुख्य कार्य शरीर को सुरक्षित रखना है। इनका मुख्य कार्य शरीर को सुरक्षित रखना है। ठीक, बस ये 3 बातें ध्यान रखना थी। कोशिकाएं बहुत ज्यादा पास पास हैं, ये आहार नाल की दीवारों पर पाए जाएंगे, और हमारे शरीर को सुरक्षा देने के पर्पज से ये हैं हमारे अंदर। सल्की के बाद हेडिंग डालो जरा। अगला कौन सा था? स्तरित। लिखो जरा, लिखना, सल्की उपकला ऊतक, सल्की उपकला ऊतक में कई परतें होती हैं। हाँ सॉरी, स्तरित उपकला ऊतक में कई सारी परतें होती हैं। स्तरित उपकला ऊतक में कई सारी परतें होती हैं। यह ऊतक कई सारी परतें होती हैं, और यह ऊतक हमारे शरीर की त्वचा पर पाए जाते हैं। और यह ऊतक हमारे शरीर की त्वचा पर पाए जाते हैं। स्तरित उपकला ऊतक में कई परतें होती हैं, और यह हमारे शरीर की त्वचा पर पाए जाते हैं। देखिए, अब एक बात समझ लीजिए, ये जो स्तरित उपकला ऊतक है ना, तो हमारी त्वचा इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है। ये दरअसल 2-3 परत के अंदर मांस होता है। तो हमारे शरीर में जो पूरी त्वचा है, ये बनी है स्तरित। स्तरित का मतलब है इस तरीके से सेल्स की एक परत होगी, और ये हमारे पूरे शरीर की जो पेशियां हैं ना, मांस हैं, उनको सुरक्षा देने का काम करते हैं। जैसे कई बार हम लोग बचपन में ऐसे सुई चुभा लेते थे ऊपर से, हमें कोई दर्द का एहसास नहीं होता था, है ना। भाई आपकी सुई 2 परतों को पार करके या तीसरी को पार करे और मांस तक पहुंचे, फिर दिक्कत है ना। तो ये सब हम लोगों ने किया है कि हमारे शरीर के पूरे मांस को एक जगह इकट्ठा करके परत दर परत है। तो ये स्तरित का मामला क्या है कि स्तरित पाए जाएंगे हमारी त्वचा पर। तो आपको यही पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे सल्की में क्या बात ध्यान रखी? आहार नाल की दीवारों पर है। स्तरित कहां है? आप कहना पूरी हमारी त्वचा जो है वो किसका उदाहरण है? स्तरित का उदाहरण है। क्लियर है 2 बातें? तीसरा लिखो, तीसरा क्या था? पक्षमाभी। लिखो जरा पक्षमाभी। लिखना, यह धागे नुमा संरचनाएं होती हैं। यह धागे नुमा संरचनाएं होती हैं जो श्वसन मार्ग में पाई जाती हैं। यह धागे नुमा संरचनाएं होती हैं जो श्वसन मार्ग में पाई जाती हैं।
धागे नुमा संरचना होती हैं जो श्वसन मार्ग में पाई जाती हैं, जो श्वसन मार्ग में पाई जाती हैं। ठीक, आगे लिखना। यह अनावश्यक पदार्थ को, हाँ, जो श्वसन मार्ग में पाई जाती हैं, यह अनावश्यक पदार्थ को शरीर के अंदर जाने से रोकती हैं। यह अनावश्यक पदार्थ को शरीर के अंदर जाने से रोकती है।